तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता है। तो विधायिका को कार्यपालिका के अधीन रहकर काम करना पड़ता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर ही कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो सरकार होता है उसकी संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ऑप्शन ए है कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये ऑप्शन गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है तो नहीं, गलत है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। ऑप्शन सी दिया है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि शासन प्रणाली की समांतर दो पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्ष। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका के प्रति नियंत्रित होती है या जवाबदेह होती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो लोकसभा के प्रति होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 75(3) है, इसके अनुसार 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, तब वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो संविधान होता है उसमें मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया है, किस आर्टिकल के तहत। तो आर्टिकल 352 के तहत। इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 होता है, उसके तहत सिर्फ एक ही बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान में। और आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा राष्ट्रपति जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचित करेगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो भारत सरकार होता है उसकी कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है। तो अटॉर्नी जनरल देता है। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो आर्टिकल 76 होता है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे इसे रख सकते हैं या इसके कार्यकाल से हटा भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो महान्यायवादी होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि जो कानूनी विषय होता है उस पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो एडवोकेट जनरल देता है। जैसे कि केंद्र सरकार को महान्यायवादी देता है, वैसे ही ये एडवोकेट जनरल इसको देता है। अगला क्वेश्चन दिया है, एडवोकेट जनरल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो महाधिवक्ता कहते हैं। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल का मतलब महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है पद 165(3) के तहत। अगला क्वेश्चन दिया है कि आज़ादी के बाद जो भाषा होता है उसके आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था। तो 1956 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के नेता कौन होते हैं। लोकसभा के नेता कौन होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अतः लोकसभा में बहुमत दल के नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा के चुनाव में नवनिर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है। तो 25 वर्ष है। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है।
राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो आर्टिकल 84 होता है इसके अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, तो 25 से कम नहीं होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है, तो 25 वर्ष है। इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है अगर उसे प्राप्त न हो सके, वोट 6 अगर नहीं प्राप्त कर पाता है कुल मतों का, तो वो अपनी जमानत खो देता है। यानी कि जो चुनाव से पहले जो जमानत राशि जमा करवाई जाती है वो सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जन प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग भी नहीं प्राप्त कर पाता है तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह जमानत खो बैठता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना पर आधारित है। यह जनगणना किस वर्ष तक यथावत रहेगा, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, तो 2026 तक। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो संविधान का 84वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2000 द्वारा जो अनुच्छेद 81(3) है उसके परंतु संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण 2026 तक संशोधित किया गया। तब तक लोकसभा में स्थान निर्धारण करने के लिए 1971 की जनगणना के आधार पर ही होगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है, तो 2026 तक। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो 1971 जनगणना के आधार पर। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है, तो हिमाचल प्रदेश की अधिक है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया। जो अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की कितनी संख्या है, तो 30 है, और जबकि राज्यों में सिक्किम का 32 है। सबसे बड़ी विधानसभा यूपी में है, कितनी सीटें हैं, तो 403 है, और अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मेघालय में 60 है, मणिपुर में 60 है। इनकी संख्या एक समान है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, और हिमाचल प्रदेश में 68 है जो सर्वाधिक है ऑप्शन के अनुसार, तो इसलिए वो ऑप्शन सही हो गया था, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति को। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि प्रश्नकाल में आर्टिकल 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो आर्टिकल 334 था उसमें संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की अवधि को 70 से बढ़ाकर 80 कर दिया गया, और दो जो मनोनीत होते थे उसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को निष्प्रभावी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसमें किया गया आर्टिकल 330 में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 301 है इसके तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। वही जो आर्टिकल 330(1) में असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जातियों के लिए असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों में लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने में से पहले भंग किया जा सकता है। इसको भंग कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। इसमें ऑप्शन में सी तक नहीं दिया, देखिएगा आगे डी में क्या दिया, डी में दिया है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी। आर्टिकल जो 85 है
2 है, इसके अनुसार लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने चाहिए या लोकसभा में कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो कम से कम वर्ष में 2 बार। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 85 एक के अनुसार लोकसभा के सत्र में अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कम से कम वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो 80 है। यूपी में और राज्यसभा की तो 31 है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या दिया है इस प्रकार। बिहार में कितना है? तो 40 है। मध्य प्रदेश में 29, पश्चिम बंगाल में 42 है और उत्तर प्रदेश में 80 है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, वह कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर हैं? तो बिहार और राष्ट्र है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र, बिहार। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि प्रश्न के समय 3 राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 54 थी और महाराष्ट्र में 48 थी। इसलिए उस ऑप्शन में 1994 के अनुसार बिहार और महाराष्ट्र हो जाएगा। लेकिन इस टाइम देखिएगा कि अब परिवर्तन हुआ है। लोकसभा में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। सीटों की संख्या कितनी है? तो 80 है और महाराष्ट्र में 48 है दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल 42 है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और तमिलनाडु में 39 सीटें, बिहार में 40 सीटें। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप TRE 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए।